नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक या देश के किसी भी आदिवासी क्षेत्रों में चल रहे जल जंगल जमीन की लड़ाई की हकीकत क्या है? क्या आदिवासियों को छले जाने का खेल चलता रहेगा? क्या विकास की बलि सिर्फ आदिवासी समाज से ही ली जाएगी? क्या तमाम जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित लोगों को दिखाई नहीं देता कि किस तरीके से सरकार विकास के नाम पर जंगल पहाड़ सब अंधाधुंध अब विनाश करने पर उतारू है? अरावली को लेकर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया हो, लेकिन हसदेव भी कम चिंता की बात नहीं है और हसदेव की कटाई भी कम चिंता की बात नहीं है। तमनार का काला सच हमने आपके सामने उजागर किया था, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आदिवासियों के अधिकारों का। नक्सली क्यों बनते हैं, ये एक अलग सवाल है और इन सवालों के बीच ये भी सच्चाई है कि नक्सली कभी शहर में आकर लूटपाट नहीं करते, भले ही शहर के लोग जाकर जंगल काट ले, लकड़ी तस्कर बन जाए। आदिवासी सचमुच जल जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि 24 दिसंबर 1996 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो दिन जब आदिवासियों के संघर्ष को एक नई पहचान मिली थी। 24 दिसंबर 1996 इस दिन पेशा कानून यानी पंचायत उपबंध अधिनियम पारित हुआ था संसद में। उस वक्त लगा कि सदियों से हाशिए पर खड़े आदिवासी समाज को अब अपना खोया हुआ गौरव वापस मिल जाएगा। नई उम्मीद थी तो लग रहा था कि अब फैसले दिल्ली और रायपुर यानी राजधानी से नहीं लिए जाएंगे, गांव गांव से लिए जाएंगे। एक नई सोच के साथ ग्राम सभा का शासन होगा। लेकिन आज इस कानून के 29 साल बाद भी यह सवाल बड़ा हो गया है कि क्या ग्राम सभाएं वाकई सशक्त हुई है या सिर्फ कागजों पर शेर बना दिया गया? क्योंकि जो घटनाएं हो रही है, हसदेव से लेकर तमनार, बस्तर से लेकर छुई खदान, सब जगह एक ही सवाल तो उठ रहे हैं कि ग्राम सभाओं की अनदेखी कर सरकार उद्योगपतियों को खदाने संसाधन सौंप रही है। तब सवाल उस कानून के औचित्य पर है। कहते हैं ना, भारत की आत्मा उनके गांव में बसती है और आदिवासी समाज इसका जीवंत उदाहरण। जब यह कानून पास हो रहा था तब मरांग गोमके और जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों ने संविधान सभा में कहा था, आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया को उनसे लोकतांत्रिक मूल्य सीखने की जरूरत है। बिरसा मुंडा से लेकर गुंडाधूर तक सबकी एक ही तो लड़ाई थी, हमारा देश हमारा राज। भले ही हमारा राज हमारा देश की मांग को आप देशद्रोही बता दें, देश विरोधी बता दें, लेकिन ये लड़ाई बिरसा मुंडा से जो शुरू हुई थी, गुंडाधूर तक आकर भी खत्म नहीं हुई है, अब भी चल रही है। इसी भावना को संवैधानिक रूप देने के लिए 1994 में जब भूरिया कमेटी बनी थी और इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर पेशा कानून बना था, लेकिन हकीकत 2022 में आई नागरिक समिति की रिपोर्ट। अलग अलग क्षेत्रों में जो नागरिक समिति काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट नींद उड़ा देगी। आदिवासी अब भी खदेड़े जा रहे हैं, अब भी विकास के नाम पर आदिवासियों की ही बलि सबसे ज्यादा ली जा रही है। ये सामाजिक संगठनों की जो 2022 में रिपोर्ट आई, वह सब कुछ आईने की तरह साफ कर दिया। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि विकास चाहिए या नहीं,
बल्कि सवाल तो यह है कि विकास किन शर्तों पर चाहिए, विकास की दिशा क्या होनी चाहिए। क्या आदिवासी क्षेत्रों या गांवों का भविष्य वे लोग तय करेंगे जो एसी रूम में अफसर बने बैठकर करते हैं? ये बड़ा सवाल है। और इसके बाद जिस तरह की रिपोर्ट लगातार आ रही है विकास के इस दौर में, खासकर 2014 के बाद जिस पैमाने पर संसाधनों को सौंपा गया है उद्योगपतियों को, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के 1,07,000 से अधिक वन भूमि को उद्योगपतियों को बेच दिया गया। दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील है तो क्या इस देश के दूसरे शहर भी गैस चेंबर में तब्दील हो जाए, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए, दूभर हो जाए। कई रिपोर्ट आई है, वन्य जीवों को लेकर जो रिपोर्ट आई है वह बेहद ही चौंकाने वाली है। और इन दिनों वन्य जीव को लेकर न केवल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके बल्कि उत्तराखंड, झारखंड, सब जगह परेशान है लोग। जानवर अचानक हिंसक हो जा रहे हैं, शहर और कस्बों की तरफ आने लगे हैं क्योंकि जंगल कट रहे हैं। वे कहां जाए? इस पर भी जो रिपोर्ट आई है वह चिंताजनक रिपोर्ट है। तो हसदेव, जिसे मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, किस तरीके से चुपके से पिछले दरवाजे से अपने मित्र को दे दिया। सीधे अदानी को नहीं मिला है, राजस्थान विद्युत पावर को दिया गया कोल खनन के लिए और राजस्थान विद्युत पावर ने अदानी को दे दिया। और अदानी क्या कर रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। कितने ही आरोप हैं कि वहां से कोयला निकालकर वो सीधे राजस्थान ले जाने की बजाय अपने प्लांट में ले जा रहे हैं, इस तरह के भी आरोप हैं। तो तमनार को लेकर जो कुछ हुआ, क्या उसकी वजह सरकार की रीति नीति नहीं? कोरबा से लेकर बस्तर तक कांकेर क्षेत्र में किस तरीके से तेंदुओं का आतंक बढ़ने लगा है, भालू किस तरीके से घर घर घुसने लगे हैं, शहरों में रुक करने लगे हैं हाथी। ये तमाम तरह की रिपोर्ट तो सामने आई है इस दौरान। इसी तरीके से जो जंगल बचाओ आंदोलन चल रहे हैं उनकी भी तो रिपोर्ट है। उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उसकी भी अपनी कहानी है। सुनकर चौंक जाएंगे क्योंकि इस दौर में यदि मीडिया गोदी मीडिया कहलाने लगी है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी रिपोर्टें दबा दी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि इस विकास का असर सिर्फ आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है, इस विकास की वजह से शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी तो भुगतना पड़ रहा है। तब ऐसे में लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। किस तरीके से उनके दायरे कम कर दिए गए, किस तरीके से हाथियों ने शहरों की तरफ रुख किया है, महासमुंद जैसे क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आप गलियारा ही बंद कर देंगे उद्योगपतियों के चक्कर में तो फिर क्या होगा? ऐसे में जल जंगल जमीन की जिस लड़ाई का नायक माना जा रहा था हिड़मा को, हालांकि सरकार की नजर में वह दुर्दांत नक्सली था, लेकिन एक वर्ग जो हिड़मा को जल जंगल जमीन की लड़ाई का मसीहा बता रहे थे और उनकी अंत्येष्टि में पहुंची भीड़ से साबित कर रहे थे कि हिड़मा क्या है। तब ऐसे में बस्तर में जिस हिसाब से नक्सलियों का सफाया हुआ है, तो विकास की जो नदियां बहाने की रणनीति बनाई है सरकार, उस रणनीति में आदिवासियों के लिए क्या है, आदिवासियों के पास क्या बचेगा, ये बड़ा सवाल है। और शायद यही सवाल अब उठने भी लगे हैं और जल जंगल जमीन की लड़ाई छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में दिखाई भी देने लगी है। तब देखना है कि उल गुलान का जो बिगुल फूका गया था
बिरसा मुंडा के द्वारा जो नारा दिया गया था, हमारा देश हमारा राज्य, उस आंदोलन को लेकर जो चिंगारी दबी हुई थी, क्या वह फिर आने वाले दिनों में नए सिरे से प्रज्वलित होगी? धन्यवाद।